नगरीय जीवन। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर साइड वाले जो चित्र हैं उनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो हम देखेंगे भाई नगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन रहते थे और उनकी जो जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। तो पहले जो लोग थे वो थे अपने आप में कौन थे? शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब है कि नगर के जो खास इमारतें जो हैं उन इमारतों को बनाने वाले लोग, उनकी प्लानिंग करने वाले लोग। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। शासक, तो शासक वर्ग के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि शासक जो है वो ऐसा माना गया है कि हड़प्पा के जो शासक हैं वो अपने आप में या तो व्यापारी वर्ग वाले लोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार वाणिज्य जो है वो उसकी गतिविधियाँ बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो रही थी, बहुत विकसित अवस्था के अंदर थी, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत देखने को मिलती है। तो शासक जो है वो माना गया है कि व्यापारिक रहे हों। कुछ लोग कहते हैं कि पुरोहित लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। तो हम देखेंगे सामान्य तौर पर जो शासक वर्ग है वो शहरों में रहता था और इन शासक वर्गों के भवनों का निर्माण करने वाले जो लोग थे वो लोग भी रहते थे अपना, और देखेंगे इसमें वो लोग भी इसके अंदर नगरों के अंदर रहते थे, जिनमें मुख्य तौर पर कौन थे? शिल्पकार थे। अब देखिए यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। तो हमने देखा कि ये शासक वर्ग जो है इन शासक वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या इनके द्वारा जो चीज़ें उपयोग में ली जाती थी, जो महंगे शौक इनके होते थे, उन चीज़ों को उनको पूरा करने के लिए लोग जो है दूर दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे और उस व्यापार में धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और दूसरी चीज़ें होती थी। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते थे। देखो मनकों का अपन देखेंगे, मनकों का मतलब है कि मनिए जो अपन माला के अंदर पहनते हैं। मनकों के बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लंबे गोल मनके, छोटे मनके, और इनके बहुत मनकों के जो आभूषण हैं वो इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, हर सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो मनके जो हैं वो अभी देखेंगे अपन आगे, इनके उद्योग स्थल भी मिले हैं कि कहाँ पर मनकों की फैक्ट्री थी, कहाँ से मनके बनाने के प्रमाण बड़े स्तर पर मिले हैं, वो स्थल भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी जैसे ही नीचे आएंगे मैं बताऊंगा। एक तो लोथल और एक चनूदड़ो, दो नाम हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। अब यहाँ पे देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चांदी के सबसे पहले जो प्रमाण हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। बारंबार पूछा हुआ सवाल है, अलग अलग स्तर के एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा है, यूजीसी नेट के अंदर पूछा है, और भी जो अलग अलग जहाँ पे भी इतिहास विषय पूछा जाता है उसके बारे में, इतिहास विषय जहाँ जहाँ पूछा जाता है वहाँ पर ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई चांदी का सबसे पहला जो प्रमाण है भारत के अंदर वो कौन सी सभ्यता से हमें प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। अब देखिए इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। लिपिक हम देखेंगे भाई शासक जो है या शासक के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो किस पर आधारित थी? व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। तो व्यापार और वाणिज्य के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको क्या होता है? लिखना पड़ता है। तो लिखना पड़ता है, और तो इसके लिए कौन सा वर्ग यहाँ पर था? लिपिक वर्ग भी था। तो जो बाबू लोग जो हैं जिनको आज हम सामान्य तरीके से कहते हैं, तो जो लिपिक वर्ग था वो भी नगरों में रहता था, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई है। सामान्य तौर पर हमारे पास अब जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं या ज़्यादातर हमने जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की है वो मोहरों के अंदर जो छपी हुई चीज़ें हैं, मोहरों के जो सील है, मोहरों की जो छाप है, उसके माध्यम से हमने उनकी संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयत्न किया है। तो उन मोहरों को बनाने का या उन मोहरों पर उन चीज़ों को छापने का जो कार्य है वो लोग कौन करते थे? लिपिक वर्ग करते थे, और ये भी कार्य करते थे नगरों में ही रहा करते थे। और हमें इनकी लिखावट के जो प्रमाण हैं ज़्यादातर वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार,
स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, हमने अभी पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। तो उसकी वजह से ये लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। तो हम सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब कभी भी हम लंबे क्षेत्र के साथ जब भी व्यापार होता है या जहाँ कहीं से भी व्यापार होता है तो हम हमारी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। हमारी भाषा, हमारी जो रीति रिवाज है जो हमारे साथ लेके जाते हैं और उनकी भाषा, उनके जो रीति रिवाज, उनके धर्म, जो उनकी सभ्यता या संस्कृति है उसको जब हम देखते हैं तो उन चीज़ों को हम हमारे लोगों को वापस बताते हैं और हमारे द्वारा उनको बताई हुई जो चीज़ें हैं तो हमें एक तरीके से ये क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है या उन सुदूर देशों की किस्से कहानियों का पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार से रहते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी यहाँ से मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। सामान्य तौर पर यह माना गया है कि मिट्टी के खिलौने मिले हैं और इनकी संस्कृति को समझने में इन खिलौनों का भी योगदान रहा है। हम देखेंगे अभी नीचे एक चित्र दे रखा है मिट्टी के हल का, और मिट्टी का जो हल है वो अपने आप को एक कृषि की जो स्थितियाँ हैं उनके ऊपर जानकारी देता है, जो मिला है बनावली हरियाणा से। बनावली हरियाणा से ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है अलग अलग एग्जामों के अंदर। मिट्टी का हल। देखिए, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। तो अब जो जितने भी जिस तरीके के लोगों को मैंने देखा था भाई कौन कौन लोग नगर में रहते थे, सामान्य तौर पर उनकी एक लिस्ट बनाओ, एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँवों में रहते थे? तो हम देखेंगे कि भाई ऐसे कुछ लोग भी आएंगे जो मेहरगढ़ जैसे गाँवों में रहते थे। सामान्य तौर पर निश्चित तौर पर केवल पूरी जो नगरीय व्यवस्था ही नहीं रही होगी, इनमें जो मिले हैं वो तो नगर मिले हैं, लेकिन इन नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर कहाँ रहते होंगे? गाँवों में रहते होंगे। अब देखो, हम देख रहे हैं ये एक नाले का चित्र है, कितना सुस्पष्ट तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है, ढलान युक्त नालियाँ देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है जिसमें बना एक नाला है, सड़क है और इस सड़क के बीचों बीच जो है वो अपने आप में क्या बना हुआ है? नाला बना हुआ है। और ये नाला जो है वो गलियों की नालियों से जुड़ा हुआ था, जिससे कि आसानी से घरों का पानी जो है इस नाले में आ जाता था और ये शहर के बाहर या नगर के बाहर ले जाते थे। फिर हम देखते हैं कि ऊपर एक कुआं, बाईं और एक कुआं बना हुआ है। हमने देखा था कि नगरों के अंदर बहुत सारे जो आवास हैं, उन आवासों के अंदर हमें कुएं के अवशेष मिले थे, जिससे कि वो पानी की आवश्यकता है जो वहीं से पूरी कर लेते थे। फिर हम नीचे देखते हैं कि बाईं ओर जो है ये मोहरें मिली हैं। ये जो मोहर है और उसकी सबसे फेमस मोहर है एक श्रृंगी बैल या यूनिकॉर्न बोलते हैं इसको। यूनिका मतलब है एक श्रृंगी बैल, मतलब उसके ऊपर देखोगे आप तो गौर से तो एक ही सींग देखने को हमें मिलता है। बैल की आकृति है और एक श्रृंगी है। इसके ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है और हमने देखो पहले पढ़ लिया है कि भाई ऐसा कालखंड जिसमें लिपि का आविष्कार तो हो गया था, जिससे कि जैसा कि हमने सीधे सीधे तौर पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि भाई इन्होंने कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन इन्होंने ये जो लिखा हुआ है जिन चित्रों के माध्यम से, जिन संकेतों के माध्यम से जो चीज़ लिखी है उसको हम आज तक भी समझ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। वो हम पहले ही समझ चुके हैं कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल में क्या विशेषता होती है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपने आप में किस कालखंड की है? आद्य ऐतिहासिक काल की है। और एक श्रृंगी बैल जो है वो यहाँ से हर सभ्यता स्थल से लगभग इसकी मोहर मिली है हमें। तो देखिए, एक मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखे गए हैं। तो ऊपर देखने का आ रहा है खास लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। सबसे पुराने जो लेखन के हमें प्रमाण मिलते हैं वो यही मिलते हैं। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। फिर हम देखते हैं दाईं ओर जो है पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। तो इनके जो खिलौने हैं पक्की मिट्टी के बने हुए हैं, जिससे कि ये हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। इनकी बहुत सारे खिलौने जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, लेकिन पक्की मिट्टी के जितने भी जो खिलौने हैं वो हमें ज़्यादातर मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में हमें बताते हैं। अब हम देखते हैं नीचे नगर और नए शिल्प। हम देखते हैं भाई नगर के अंदर जो है कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिनको कारीगर जो है विशेष कौशल के साथ बनाते थे।
देखिए, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विकविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखना है कि चांदी के सबसे पहले प्रमाण यहीं से मिलते हैं, कांसे का यहाँ से प्रमाण मिलता है, एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, नर्तकी की मूर्ति मिलती है हड़प्पा से, कांसे की। इसकी वजह से ही हम इस पूरी सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। कांस्यकालीन, कांसे के कुछ औजार भी मिले हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिले हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में मिले हैं। और हमने पहले ही समझ लिया था कि उत्तरोत्तर जब मानव ने जिस भी धातु का विकास कर लिया था उस धातु के आधार पर हम उस सभ्यता का नाम रखते हैं, तो इसको हम कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि इन धातुओं से विभिन्न प्रकार का उपयोगी सामग्री बनाई जाती थी। तो उन सामग्री को बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति हमारे पास होने चाहिए थे, ऐसे कौशल युक्त व्यक्ति हमारे पास होने चाहिए थे जिनको ये पता हो कि भाई किस प्रकार से इन सामग्रियों का निर्माण हो सके। भाई अगर हमें वहाँ से सोने का कोई भी चीज़ मिली है, चांदी का कोई बर्तन मिला है या कोई गहना मिला है, इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि उन लोगों को इस सोने को या इस धातु को पिघलाकर इन अलग अलग सांचों में डालकर इन पर नक्काशी कर ये गहने बनाने और बर्तन बनाने के काम में वो पूरी तरीके से क्या थे, निपुण थे। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि वो किस प्रकार के नए नए शिल्पों को जानते थे, किस प्रकार के नए नए उद्योगों की इनको पूर्णतः जानकारी थी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। मनके हमने देख ही लिए थे कि जो हमारी साधारणतः मालाओं के अंदर जो पहनते हैं, तो नीचे उदाहरण भी दे रखा है, नीचे चित्र दे रखा है। तो देखो ये लंबे लंबे मनके, फिर इनके पास में ये छोटे मनके, फिर ये देखो पतले बारीक मनके, और इनसे अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाए हुए हैं। गले में पहनने के हार, कान में पहनने के ईयर रिंग्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मनकों से बनाई जाती थी। और मनकों को साधारणतः जो है आभूषण बनाने के तौर पर काम में आते थे या काम में लिए जाते थे। फिर हम देखेंगे बाँट जो है इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता जो है बाँट रही है। एक ही प्रकार के बाँट तोलने के लिए जो बाँट हैं वो एक ही प्रकार के और हर सभ्यता स्थल से देखने को मिले हैं लगभग। और फलक जो हमने देखे, पत्थर के जो औजार मिले हैं, जो शल्क मिले हैं, पत्थर की जो पतले पतले शल्क मिले हैं, उन शल्कों को ही हमने क्या कहा है, फलक कहा है। चट पत्थर के ये हमें मिले हैं, फलक जो है वो चट पत्थर के मिले हैं। और एक चक्कू या एक धार, एक तरफ या दोनों तरफ इनके धार बनाकर एक चक्कू की तरह इनको काम में लिया जाता था। तो देखिए चित्रों को देखते हैं, इसके बाद में फिर नीचे पढ़ते हैं। ऊपर पत्थर के बाँट देखो बाँट जो है, बाँटों की विशेषता क्या थी, ये घनाकार थे। घनाकार का मतलब है कि देखो 6 फलक है इसके, 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6 फलक थे। तो एक घन के आकार के जैसे थे। तो ये अपने आप में कोई गोल नहीं थे या कोई द्विफलकीय नहीं थे, ये क्या थे, 6 फलकीय थे। और 6 फलकीय होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, घनाकार या घनाभाकार कहते हैं। अब देखो कितने ध्यान से, और हम देखेंगे जब इनको देखेंगे, बाँटों को हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनको एक रूपता देने के लिए कि भाई जो हड़प्पा स्थल से जो बाँट मिले हैं, जो कालीबंगा से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से मिले हैं, उन बाँटों का जो वजन है वो सबका क्या है, एक जैसा है। इसका मतलब है कि कोई एक संस्था जो है वो ही इन बाँटों का क्या करती थी, निर्माण करती थी। एक प्रकार के कौशल युक्त कारीगर जो थे, शिल्पकार जो थे, वो ही बाँटों का निर्माण करते होंगे। तभी उनमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी विरोधाभास नहीं है उनके वजन के अंदर, या कोई भी बेमेल नहीं है। सब एक रूपता जो है वो हमें देखने को मिलती है। उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं हम देखेंगे, ये वाला जो चित्र है वो मनकों को बताता है। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थर के, तो ये हमें ध्यान रखना है, मनके जो है किसके बनाए जाते थे, कार्नेलियन पत्थर से बनाए जाते थे, सेल खड़ी से बनाए जाते थे। और हम देखेंगे एक तरीके से तो कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तो ये कोई सामान्य सी गतिविधि नहीं थी कि पत्थर को इतना लंबा काटना, उसके अंदर छेद करना, उसको गोलाकार रूप देना। तो ये विभिन्न जो तकनीक है,
वो केवल एक कौशल युक्त व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको ये प्रशिक्षण प्राप्त हो रखा हो वो व्यक्ति ही कर सकता है, वो शिल्पकार ही कर सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उन लोगों की जो उपयोग में ली हुई वस्तुएं थी उनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति रहे होंगे। फिर मध्य में दाएं और हम देखेंगे एक धारदार फलक। हमने देखा कि लकड़ी पत्थर के जो पतले पतले शल्क हमें देखने को मिलते हैं या फलक देखने को मिलते हैं, उनका उपयोग उन्होंने औजारों के तौर पर किया। फिर नीचे का एक और चित्र अपन देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है और इसी चित्र के आधार पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। देखिए पहले अपन देखते हैं नीचे दाईं ओर कढ़ाईदार वस्त्र। कढ़ाईदार वस्त्र हमें देखने को मिल रहा है। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग जो है वो कपड़ा बनाने से क्या थे, परिचित थे, कपड़े से परिचित थे। और हमने देखा था और आपको बताना है कि सबसे पहले कपास जो है, कपास की खेती के जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कपास की खेती के प्रमाण जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि कपड़ा बनाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, तो आपको पता है पहले से। और इसका चित्र आप देखोगे तो देखो केवल दाढ़ी, इस जो भी ये चित्र है पत्थर की मूर्ति है उस पर देखो दाढ़ी जो है केवल दाढ़ी है, मूछ नहीं है इसके, तो दाढ़ी वाला बाबा अपने आप में ये रहा है। और इसी मूर्ति को बहुत सारे लोगों ने नाम दिया है पुरोहित। क्या नाम दिया है? पुरोहित की मूर्ति कहा है। और ये मिली कहाँ से है हमें? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पुरोहित की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन्हें आयताकार मोहरों को सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं आयताकार मोहरों पर। तो हमने देखा था कि ज़्यादातर जो मोहरें हैं वो आयताकार मोहरें मिली हैं, मतलब आयताकार मोहरें मिली हैं, मतलब उनकी लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई थोड़ी सी कम थी। हर एक प्रकार की मिली है, गोलाकार भी मिली है और वर्गाकार भी मिली है और आयताकार भी उसी का एक है, लेकिन सर्वाधिक जो मिली है वो हमें कौन सी मिली है? आयताकार मिली है। वर्गाकार भी नाम आता है लेकिन आयताकार जो है वो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। और मोहरें मैंने पहले ही बात कर ली कि सील्स होती थी अपने आप में एक तरीके से, जिसको किसी के ऊपर प्रेस की करते थे तो उसकी छाप जो है उसके ऊपर पड़ती थी। और सामान्य तौर पर इन जो मोहरों का जो काम था वो था व्यापार और वाणिज्य के अंदर। किसके ऊपर था? व्यापार और वाणिज्य के अंदर, व्यापार के अंदर। और व्यापार के अंदर जो था वो ये था कि जब कभी भी ये व्यापार करते थे या जो इनकी व्यापारिक गतिविधियां होती थी और सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे या लाते थे, तो उस जो जिस भी चीज़ में सामान रखते थे उस को पहले बांध देते थे। जैसे कट्टे को मुंह को बांध दिया, कट्टे में रखा है तो, और उसके ऊपर गीली मिट्टी फेरते थे और उस गीली मिट्टी के ऊपर ये मोहर या सील लगा देते थे, जिससे कि उसकी छाप लग जाती थी। और अगले जहाँ पे भी सामान पहुँचाना होता था उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये रहता था कि वो पहले सील को देखता था। अगर सील में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि उनका सामान जो है वो पूरी तरीके से क्या है, सुरक्षित रहा है। अब देखते हैं तो इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं और इन बहुत सारी मोहरें मिली हैं और बहुत सारे मोहरों से हमें बहुत सारे चित्रों मिले हैं और उन चित्रों के माध्यम से उनके सामाजिक जो जीवन है, संस्कृति जो है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये हमने देख लिया था कि BRW जिन्हें हम कहते हैं जो मृदभांड संस्कृतियां हैं, हमने पहले ही बात कर ली कि मृदभांड संस्कृतियां जो है वो हर सभ्यता को उनके कालखंड को निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और यहाँ से हमें ब्लैक एंड रेड वेयर जिनको हम कहते हैं, या यूँ कहें कि काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए अध्याय 3 में तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो हमने देखा था कि धातु के वहाँ से कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं और पत्थर के बाट के भी वहाँ पे कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने आप में क्या है, कहाँ पर मिली है? हड़प्पा सभ्यता में मिली है, नगरीय सभ्यता में मिली है। क्योंकि हमें पता है कि नगरों के अंदर कृषि के अलावा बहुत सारे उद्योग धंधों में, काम धंधों में लोग लगे हुए थे। तो यहाँ के लोग जो है धातु का उपयोग करते थे। धातु को पिघला कर अलग अलग सांचों में डालने वाले लोग का
उसका अलग अलग रूपों में प्रयोग करते थे। तो उसको बनाने वाले लोग मिले हैं, पत्थर को बनाने वाले भी लोग मिले हैं जो व्यापार वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे बाट के तौर पर। अब देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जो प्रश्न मैंने पूछा उसका उत्तर यहीं पे मिल गया आपको। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो कपड़े के जो प्रमाण हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। पकी मिट्टी तथा फेयोन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। पकी हुई मिट्टी की तकलियाँ जो है सूत काटने के लिए जो काम में लेते हैं हम तकलियाँ सामान्य तौर पर, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो कपड़े से परिचित थे। उनको कपड़ा बनाना आता था, कपड़े से बने हुए वस्त्र वो पहनते थे। और उसका एक उदाहरण जो है ये पुरोहित की मूर्ति भी है, जिसके ऊपर ये शॉल जो है उसने ओढ़ रखी है, वो भी सूत की या कपड़े की बनी हुई हो सकती है। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ से एक तो चांदी का जो फूलदान है उसके ढक्कन से प्रमाण मिले हैं। दूसरा, यहाँ पे जो कुछ तांबे की वस्तुएं हैं उनसे कुछ चिपके हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। और तीसरा जो यहाँ से क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी और फ्योन्स अभी अपन देखेंगे कि एक विशेष प्रकार से एक पदार्थ मिट्टी से और गोंद से मिलकर एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता था, एक ऐसी चीज़ तैयार की जाती थी जिससे फिर विभिन्न वस्तुएं, औजार और चीज़ें जो हैं वो बनाते थे। तो उसकी बनी हुई क्या मिली है, तकलियाँ बनी हुई मिली हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को कपड़ा बनाना आता था या कपड़े का वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते थे। तो ये तीन चीज़ें हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग कपड़े से परिचित थे। अब देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञों का मतलब है कि भाई जिनको किसी विशेष कार्य को करने का कौशल प्राप्त हो, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे। जैसे कि डॉक्टर जो है वो अपने क्षेत्र का क्या है, विशेषज्ञ है, कि उसको अपना क्षेत्र में जो इलाज है, अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको वो आता है, किसी वो दूसरा व्यक्ति उसको करना चाहे तो उसको कर नहीं पाएगा। जैसे कि कारीगर है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी अपने क्षेत्र में विशेष जानकारी रखते हैं, उसको करने के लिए एक कौशल रखते हैं, उसको करने के लिए कुछ प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त कर रखा है, उन सबको हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं, नीचे दे भी रखा है, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। तो हमने देखा था कि इसका चेहरा कितने स्पष्ट तरीके से बनाया गया है। हम समझ सकते हैं कि भाई एक कोई समाज के अंदर, सभ्यता के अंदर विशेष भूमिका वाला ये व्यक्ति रहा होगा। दाढ़ी को बनाने के लिए भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया है कि भाई हाँ, इस व्यक्ति की क्या थी, दाढ़ी थी। तो एक प्रकार से इस काम को करने वाला जो व्यक्ति है, विशेष मूर्तिकार जो है, वो ही इस प्रकार की मूर्ति बना सकता है। तो अपने आप में हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, चाहे मनके हों, चाहे मोहरें हों, चाहे पत्थर के औजार हों, चाहे मूर्ति हो, तो उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि इन कामों को करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षित वर्ग ही यहाँ पर मौजूद था, उसके द्वारा ही इन कामों को किया गया था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हम देख सकते हैं कि भाई सामान्य तौर पर जो व्यक्ति जिस काम को करना नहीं जानता, अगर उससे वो काम कराएंगे तो वो उतनी अच्छी तरीके से उस काम को नहीं कर पाएगा। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, तो इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलते। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब हम देखते हैं फेयोन्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। फेयोन्स जो है वो क्या है, देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। देखते हैं, दोनों चीज़ें प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं और फेयोन्स को कृत्रिम तौर पर तैयार किया गया था उस समय। तो ये ध्यान रखना है कि एक तो ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब है कि मानव ने, उस समय के जो लोग थे उन लोगों ने इसको बनाया है। अलग अलग चीज़ों को, कच्चे माल को लेकर उसको मिलाकर उन्होंने फेयोन्स तैयार किए और फिर इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो देखिए, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो फेयोन्स जो है वो किससे बनता था, बालू या स्फटिक पत्थर, ये आपको पता हो, स्फटिक पत्थर
पत्थरों का जो चूर्ण है वो भी अपने आप में बालू जैसे ही हो जाता था, और उसमें क्या मिलाते थे, ये गोंद मिलाते थे, और उस गोंद को मिलाने के बाद में जो चीज़ तैयार होती थी वो अपने आप में क्या थी, फेयंस थी। इसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्की समुद्री होते थे। तो पहले बालू और पत्थर के चूर्ण के अंदर गोंद मिलाया जाता था, फिर उनसे जो भी चीज़ बनाई जाती थी उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और ये प्राय कैसी होती थी, नीली और हल्की समुद्री रंग की होती थी। अब हम देखते हैं फेयंस जो है उसका उपयोग किस किस लिए किया गया था। तो फेयंस के मनके हमें देखने को मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो विभिन्न प्रकार के ये फेयंस का जो टुकड़ा है एक लुगदी युक्त जो है हमें देखने को देख सकते हैं कि भाई कैसे पत्थर और चूर्ण को गोंद मिलाकर एक लुगदी तैयार की गई थी, और इससे फिर विभिन्न प्रकार के जो है वस्तुएं, मनके, चूड़ियाँ और दूसरे औजार और बर्तन बनाए जाते थे। और ये सभी स्थलों से हमें देखने को लगभग मिलते हैं फेयंस के चीज़ें। अब देखिए कच्चे माल की खोज, हम देखेंगे कि भाई जो हड़प्पा के अंदर जितनी भी जो चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी चीज़ें उनका जो कच्चा माल है वो सारी का सारा उन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त नहीं होता था, उनको कोई दूर दराज क्षेत्रों से वो लाने पड़ते थे। तो देखिए कौन से क्षेत्र से वो कौन सी चीज़ें लाते थे, इसके बारे में अपने को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर हम जिस भी चीज़ को बनाते हैं उस चीज़ को बनाने में जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम कच्चा माल कहते हैं। और कच्चा माल जो है सामान्यतः या तो प्रकृति से प्राप्त होता है या कृषकों के द्वारा या पशुपालकों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके क्या बना लेते हैं, कपड़ा तैयार कर लेते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे या दूर दूर से व्यापार कर मंगाते थे। अब देखो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो हमें पता होना चाहिए भाई तांबा जो है वो कहाँ से आता था हड़प्पा के अंदर, राजस्थान। आज भी राजस्थान की खेतड़ी से तांबा जो है हम देते हैं, हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वहाँ से आज भी तांबा निकलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि तांबा राजस्थान से मिलता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा मिलता था। तो हम देखेंगे कि पश्चिमी एशियाई देश जो है ओमान, वहाँ से भी वो क्या करते थे, तांबा मंगाते थे। अब देखिए कांसा बनाने के लिए तांबे में मिलाई जाने वाली टिन धातु जो है, हमने देखा कांसा जो है, देखो कांसे के बारे में बहुत बार पूछा गया, कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना है, तो मिला है तांबा प्लस टिन से। और कांसा इंपॉर्टेंट क्यों है कि तांबे में टिन मिलाने के बाद कांसा बनता है, और कांसा जो है तांबे से मजबूत होता है। सामान्य तौर पे तांबा जो थोड़ा लचीली धातु है, ज़्यादा मजबूत ठोस धातु नहीं है, कांसा उससे थोड़ा ज़्यादा ठोस हो गया है। तो कांसा बनाने की जो प्रक्रिया है उससे पूरी तरीके से हड़प्पा कालीन के लोग परिचित थे। और उन लोगों को टिन जो है कांसे बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक धातु जो है टिन, वो जो है वो कहाँ से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे। ये हमें पता होना चाहिए। ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। सोने का आयात हम देखेंगे कि सोना जो है आज भी कोलार की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक के अंदर, वहाँ से प्राप्त होता है, और ये लोग भी वहीं से कर्नाटक से ही सोने का आयात करते थे। उसके बाद में देखो बहुमूल्य पत्थर जो है वो हम देखेंगे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आते थे, अलग अलग प्रकार जिनसे मनके बनाए जाते थे। और भी दूसरी चीज़ें जो बहुमूल्य चीज़ें या जो भौतिक तौर पर उच्च वर्ग के लोग काम में लेते थे वो बनाई जाती थी। तो वो अलग अलग जगह से मंगाई। तो इसमें जितनी चीज़ें हैं वो केवल उतना ही ध्यान रखना है, बाकी और डिटेल में अपन आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। और हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतनी लंबी दूरी से जब ये सामान लाते थे या इतनी लंबी दूरी से इनके जो व्यापारिक संबंध थे, तो किस माध्यम से वो इन सामानों को लाते थे या परिवहन के साधन के तौर पर क्या क्या उपयोग में लिए होंगे। तो ये देखो दो चित्र यहाँ पर दे रखे हैं जिसके आधार पर हम सामान्य तौर पर समझ सकते हैं कि एक तो बैलगाड़ियों या गाड़ियों का तौर पर इन्होंने उपयोग लिया
परिवहन के साधनों के तौर पे उपयोग लिया। और दूसरा, इस चित्र में या इस मोहर में हम देख रहे हैं कि एक नाव बनी हुई है, और इस नाव बनी हुई है, इसका मतलब सीधे तौर पे ये हुआ कि ये जल के माध्यम से भी विदेशों से संबंध रखते थे या विदेशी व्यापार होता था। और लंबी दूरी का जो ओमान तक के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से जब ये व्यापार करते थे या वहाँ से चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, तो वो अपने व्यापारिक जहाज़ों के अंदर ये जाते थे, जत्थों के अंदर जाते थे और फिर अपना सामान लाते थे। तो देखो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था इन चित्रों में देखो। तो एक खिलौना गाड़ी है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो हम दो साधन हमारे सामने मौजूद हैं, या चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? तो हमने देखा था कि मेहरगढ़ में जो है, मेहरगढ़ के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, उस ग्रामीण संस्कृति के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वहाँ के लोग जो है पहिए के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, परिवहन के तौर पर पहिए का उपयोग करना नहीं सीखे थे। लेकिन यहाँ की जो ये गाड़ी है, उसमें हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, इस गाड़ी के पहिया बना हुआ है। इसका मतलब है कि उनको पहिए का उपयोग करना या परिवहन के साधनों में पहियों का उपयोग करना एक आम बात, एक साधारण बात हो गई थी। तो देखिए, अब नगरों से रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो हमें पता ही है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर किस पर निर्भर होते हैं? कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाए जाते थे। तो ये सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमने देखा था कि ये तो पहले से ही हम देख रहे थे, ये 2-3 फसलें हैं जो और ध्यान अपने को रखनी है, क्योंकि मेहरगढ़ के जो लोग हैं वो इन्हीं के आसपास बसे हुए थे पहले। तो उन्होंने गेहूं, जौ, और हमने देखा था कश्मीर के क्षेत्र में दालें सबसे पहले उगाई गई थी। तो हम देखो मटर, धान, तिल और सरसों की जो खेती है वो ये लोग करते थे, इससे परिचित थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी, उससे पहले हल का प्रयोग नहीं होता था। वो केवल कुदालों के तौर पर ज़मीन को खोदने का प्रयत्न करते थे। और जब हल का प्रयोग होने लग गया तो खेती की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी उन्नति हुई। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे हैं क्योंकि वो प्राय किसके थे? लकड़ी के थे। लेकिन हलों के आकार के खिलौने हमें मिले हैं, बच्चों के खिलौने मिले हैं, और उसके आधार पर हम ये सामान्य तौर पर समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग हैं वो खेती के अंदर हलों का प्रयोग करते होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर आज हम देखते हैं कि पानी की जो है वो कमी है। इसी को आधार मानते हुए हम ये समझते हैं कि जब खेती करने वाले लोगों के पास पानी की कमी होती है तो वो क्या करते हैं? जो भी प्राकृतिक रूप से उनको पानी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, उसको वो संचय करते हैं और फिर उसी के माध्यम से सिंचाई करते होंगे। तो ऐसा ही अनुमान हमने हड़प्पा के लोगों के लिए लगाया है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाबों और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर के जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। इसके प्रमाण भी उन नगरों से हमें मिलते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियां हमें वहाँ से मिली है, मछलियों की और हिरणों की। अब देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण अपन करते हैं। उससे पहले ऊपर वाला एक जो है चित्र वो अपन देख लेते हैं। यह बच्चों का खिलौना हल, जो आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी कि वास्तव में हल चलाने वाले लोग जो थे वो पुरुष ही थे या महिलाएं थी। और ये हल, मिट्टी का जो खिलौना मिला है हल का, वो कहाँ से मिला है? हमें बनावली से मिला है, और जो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अब देखिए, अपन देखते हैं एक छोटे से इलाके का अपन जो है गुजरात का एक स्थल जो है हड़प्पा कालीन स्थल, उसके बारे में निरीक्षण करेंगे, और वो है धोलावीरा। देखिए, कच्छ के इलाके में खदिर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ है, गुजरात के किस क्षेत्र के अंदर है। तो कच्छ में, और खदिर बैत के किनारे पर धोलावीरा बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई
नगर 2 भागों में विभक्त है, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा था कि सामान्य तौर पर जितने भी जो स्थल मिले हैं हमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, वो सामान्य तौर पर 2 भागों में बटे हुए थे, एक तो दुर्ग क्षेत्र और दूसरा था नगर क्षेत्र। लेकिन धौलावीरा जो है वो अपने आप में कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार थी और 3 भागों में था, और तीनों भागों के क्या था? तीनों भागों को एक दीवार द्वारा सुरक्षित किया हुआ था, किलेबंद किया हुआ था। तो ये इसकी विशेषता रही है। ठीक है, धौलावीरा की पहली विशेषता तो क्या हुई? एक तो 3 भागों में बटा हुआ है। दूसरा विशेषता क्या हुई कि इसकी हर हिस्से को चारों ओर से पत्थर की जो दीवारें हैं, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनसे इसको सुरक्षित किया हुआ था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। जब इनको दीवारों से इनको किलेबंद कर दिया था तो शहर के अंदर या सभ्यता स्थल जो है धौलावीरा के अंदर घुसने के लिए बड़े बड़े गेट बनाए गए थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो ये अपने आप में इसकी तीसरी विशेषता हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो यहाँ से हमें अभिलेख के प्रमाण भी मिले हैं। किसके मिले हैं? हड़प्पाई लिपि में लिखे हुए अभिलेख के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण किया हुआ कौन सी लिपि में? हड़प्पाई लिपि के अंदर एक अभिलेख यहाँ से मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा होगा। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। अभिलेख पत्थरों के ऊपर लिखे हुए लेख हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इनके लेख जो है केवल मोहरों की जो छाप थी उन छापों के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। पर ऐसा माना गया है कि ये जो अभिलेख लिखा गया था ये अपने आप में लकड़ी के अंदर जड़ा हुआ था। जैसे ये पत्थर की शिला के ऊपर कोई अभिलेख लिखा गया था और इसको लकड़ी के फ्रेम के अंदर डाल दिया गया था और एक बोर्ड के तौर पर कहीं काम में लिया गया होगा, ऐसा पुरातात्विक विदों द्वारा माना गया है। अब देखिए, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो अपन ने पहले जैसे धौलावीरा के बारे में 3-4 बातें लिखी है, इंपॉर्टेंट है 3-4 बातें, वो आप अलग से लिख सकते हैं भले ही 6ठी क्लास की NCERT के नोट्स के तौर पर। उसी प्रकार अब हम दूसरे स्थल के बारे में देखेंगे, लोथल के बारे में। लोथल जो है वो एक तो साबरमती की उपनदी जो है भोगवा नदी उसके किनारे बसा हुआ था। बहुत बार जो है ऑप्शन जो है भोगवा आता ही नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे, जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, यहाँ से बहुत सारे व्यापार के संबंध मिले, व्यापार के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ से विदेशी व्यापार के लिए जो नावों के माध्यम से व्यापार होता था उसके भी यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं। यहाँ से एक बंदरगाह होने के भी हमें प्रमाण मिले हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के प्रमाण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है, जैसा अपन ने देखा था। अन्नागृह जो है वह जो अन्न को स्टोर करने का जो स्थान था वो यहाँ पे मिला था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा कहाँ पे था? लोथल था। तो ये हमें पता होना चाहिए। यह भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहर लिपि मिले हैं, मोहरबंदी मिली है। तो यहाँ ये जो भंडार गृह है या स्टोर है एक तरीके का, अन्नागार के प्रमाण तो मिले हैं और स्टोर, भंडार गृह का तात्पर्य यहाँ पर हुआ स्टोर है। उस स्टोर के अंदर जो है वो अपने आप में क्या मिली है? मोहरें भी मिली हैं और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। मोहरबंदी का मतलब है कि मोहरों की जो छाप है अपने आप में, जो सील जो दबाकर प्रेस कर जो उस पर उत्कीर्ण जो चित्र हैं वो जो हैं वो भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसके प्रमाण भी ऐसे मिले हैं। तो देखो, गीली मिट्टी पर दबाने से बना हुआ उसकी छाप, उसको हम क्या बोलते हैं? मोहरबंदी या मुद्रांकन। उस मुद्रा के द्वारा जो अंकन हुआ है उसके प्रमाण भी हमें लोथल से देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए, लोथल का बंदरगाह, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह का प्रमाण मिला है। बंदरगाह का मतलब है पोर्ट, आज के समय की पोर्ट, जहाँ पर नावें आती है और नावें वापस जाती है। तो इसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये एक बड़ा लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा।
अब देखिए यहाँ पर एक इमारत मिली है, ये संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मनके बनाने के उद्योग जो है वो उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो हमें लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, वो हमें, एक मिनट, लोथल से मिले हैं। ये बहुत बार पूछा है, लोथल और उसके साथ चनूदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे हमने देखा था, नक्शे के अंदर भी हमने देखा था। तो इन दोनों स्थल से हमें किसके मिले हैं, मनके बनाने के उद्योग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से बहुत सारा कच्चा माल, बहुत सारे बने हुए, हमने बहुत बार ये समझने का प्रयास किया है कि किसी भी स्थल को उद्योग स्थल हम क्यों कहते हैं, कि जिस भी वस्तु का वहाँ पर निर्माण किया जाता है उसके बहुत सारा कच्चा माल वहाँ से प्राप्त होता है, आधा तैयार किया हुआ माल वहाँ से मिलता है, कचरा वहाँ से मिलता है उस उद्योग से संबंधित। तो वो उन प्रमाणों के आधार पर ही हमने ये पता लगाया है कि लोथल और चनूदड़ो जो था वो अपने आप में मनको बनाने के उद्योग केंद्र वहाँ पर स्थापित थे। पत्थर के टुकड़े, देखो जैसे यहाँ बता रहे हैं, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोथल जो था वो अपने आप में मनको बनाने का यहाँ पर उद्योग का केंद्र था। अब देखिए मुद्रा या मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये हमने देख लिया है सामान्य तौर पर। देखो गीली मिट्टी का ये चित्र हमें दे रखा है और इस गीली मिट्टी के ऊपर हम देखेंगे कि देखो ये मुद्राएं जो हैं या मोहर जो है उनका अंकन जो है स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर या उनके मुंह पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आज हम देखते हैं कि अलग अलग विभागों के अंदर, अलग अलग कार्यालयों के अंदर सील का प्रयोग होता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए इन मोहरों का उपयोग या सीलों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सभ्यता के अंत का रहस्य। हम देखते हैं कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। आज से लगभग कितने साल पहले, 3900 साल पहले, या यूँ कहें कि 1900 ईसा पूर्व जो है उस पर एक बड़ा बदलाव आया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। यहाँ से प्रमाण मिले तो हम देखें संस्कृति की जो लेयर मिलती हैं, हमने देखा था ना किसी भी सभ्यता स्थल को जब खोदते हैं, जब स्तर मिलते हैं, तो जब एक स्तर के बाद में 3900 साल 2700 ईसा पूर्व से लेकर और 1900 ईसा पूर्व तक तो उनकी विशेषताएं सेम थी। लगभग जो चीज़ें मिली हैं वो कैसी थी, एक जैसी थी। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद में जो चीज़ें मिली हैं वो एक तो चीज़ें मिलना बंद हो गई हैं और जब नीचे खुदाई करके जो दूसरी चीज़ें मिलती हैं उनकी विशेषताएं इस कालखंड की विशेषताएं से नहीं मिलती थी। तो ऐसी स्थिति में हमें ये इतिहासकार या पुरातत्वविद इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि 2700 साल ईसा पूर्व पहले जो सभ्यता शुरू हुई थी वो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आते आते तक क्या हो गई थी, अब पतन की ओर चलने लग पड़ी थी। तो देखिए लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया था। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। दूर दूर से मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जो भी जल निकासी प्रणाली उनकी थी वो अपने आप में क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। अब कोई योजनाबद्ध तरीके से रहने के प्रमाण जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं उस 1900 ईसा पूर्व के बाद के। तो देखते हैं कि भाई ये जो सभ्यता का पतन जो है, अंत जो है वो हुआ था, उसके कारण क्या क्या रहे होंगे। तो देखो ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नदियाँ सूख गई थी, सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो सूख गई थी, या जिसकी वजह से जो है इन लोगों को यहाँ से इन स्थानों को छोड़ना पड़ा। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा। कि भाई अगर बाढ़ भी आई है
तो एक निश्चित कुछ इलाके या कुछ केंद्रों को या कुछ नगर जो हैं वही उससे क्या होने चाहिए, प्रभावित होने चाहिए थे। या नदियों ने अगर सूख गई हैं तो वो भी केवल कुछ जो क्षेत्र है या कुछ वही प्रभावित होने चाहिए थे। हड़प्पा सभ्यता का जो दायरा है वो अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा था। तो सारी की सारी सभ्यता जो है वो किस प्रकार से अंत हो गई, सभी नगर जो है वो कैसे अंत हो गए, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर केवल कुछ इलाके में ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। तो हमने देखा था कि जॉन मार्शल जो एएसआई के निदेशक थे जब इसकी खोज की गई थी, तो जॉन मार्शल ने उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ, अंत हुआ है। मतलब शासक वर्ग का जो नियंत्रण है वो अपने आप में क्या है, वो समाप्त हो गया था। इसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पर अराजकता उत्पन्न हो गई और वो कानून व्यवस्था को बनाए नहीं रखे और ये जो सभ्यता है वो समाप्त हो गई। तो जॉन मार्शल का एक पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना है कि भाई जॉन मार्शल ने क्या कहा था, किस आधार पर कहा था, प्रशासनिक विफलता के कारण इसका क्या हुआ है, अंत हुआ है। और देखो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 6 और 9 में पढ़ेंगे। 1400 साल बाद मतलब इनके 1900 के 1400 साल बाद हम देखेंगे तो लगभग क्या आएगा, 600 ईसा पूर्व। तो हम देखेंगे 600 ईसा पूर्व हमें भारत के अंदर वापस नगरीय सभ्यता के जो है प्रमाण मिलते हैं। और इन दूसरी बार जो नगर मिलते हैं हमें उसको हम द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। आगे अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बार जो नगर हैं वो हमें कहाँ मिल गए थे, हड़प्पा सभ्यता में मिल गए थे। इसीलिए 600 ईसा पूर्व में जब हमें वापस नगरीय सभ्यता मिलती है तो उसको हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि हमारा जब अध्याय होता है उसके अंत में एक बॉक्स होता है अन्यत्र, और वो अन्यत्र हमें बताता है कि जिस कालखंड के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं उस समय विश्व के किसी दूसरे भाग में क्या घटित हो रहा था। तो देखिए अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। हम देखेंगे कि मिस्र जो है वो अपने आप में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है और भूमध्य सागर से बिल्कुल टच में या बिल्कुल उससे संलग्न, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ एक देश है। और यहाँ की जो मुख्य नदी जो है वो है नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी। तो नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र अधिकांश भाग जो है वो क्या है, रेगिस्तान वाला भाग है। लगभग 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं तो कितना ईसा पूर्व कितना हुआ, 3000 ईसा पूर्व जो है उसकी हम बात करते हैं। तो लगभग 3000 ईसा पूर्व या 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि मकबरे का मतलब है कि मृत्यु होने के बाद में अपने शवों का वहाँ पर क्या करते हैं, वो दफनाते हैं। और उस जहाँ पर उन्होंने शव दफनाते हैं, जहाँ पर उनके मकबरे बने हुए होते हैं, उन्हीं के ऊपर एक त्रिभुजाकार आकृति वो बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं पिरामिड। तो पिरामिड जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, मिस्र के प्रसिद्ध हैं। और इतने बड़े बड़े पिरामिड हैं कि आगे आने वाले अध्यायों में और तुम पिरामिडों के बारे में अच्छे से जानकारी रखोगे, किस राजा का सबसे बड़ा है और किसने बनवाया है और किस कालखंड का है, वो आगे आने वाली क्लासेज में अपन और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते थे। देखो मम्मी जो है, इन शवों को मम्मी कहते थे। और ये क्या, इन शवों को जब दफनाते थे तो उनके ऊपर एक विशेष लेप किया जाता था, रासायनिक पदार्थों का विशेष लेप किया जाता था, जिससे कि शव जो है वो खराब नहीं होता था, शव खराब नहीं होते थे शव खराब नहीं होते थे। आज भी हम इन मकबरों में से जो मम्मियाँ मिलती हैं, उन मम्मीज़ के अंदर जो है उनको जब अपन खोलते हैं, उन मकबरों को खोलते हैं तो उनसे बहुत सुरक्षित हालात के अंदर शव मिलते हैं। उनका आज इतने हज़ारों साल बाद में भी वो सड़े गले नहीं हैं या ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो मकबरे के अंदर या पिरामिडों के अंदर जो शव रखे जाते थे उसको क्या कहते थे, मम्मी कहते थे। उनके शवों के साथ और
भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। जैसा कि हमने देखा था मेहरगढ़ के अंदर जो कब्रें हमें मिली थी उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसका मतलब है कि ये जो मिस्र के जो राजा थे वो किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि भाई मरने के बाद में भी क्या होता है? जीवन होता है। और मिस्र के राजाओं को क्या कहते थे? फरा कहा जाता था। फरा, फरा। तो ध्यान रखना, राजाओं के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है फरा। वो कहाँ के? मिस्र के राजाओं के लिए। और ये मिस्र के राजाओं की जो पिरामिड है उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे भौतिक चीज़ें उनके साथ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे खाद्यान्न जो है, और बहुत इतने बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं जिनके अंदर महलों के अंदर जो एक राजा के दैनिक जीवन में जो चीज़ें काम में आती हैं, चाहे उसके पलंग से लेकर और भी दूसरी कोई भी चीज़ें हों, चाहे उनकी हर आवश्यकता को पूरे करने वाले जो सेवक हैं उनसे हो, उन सब चीज़ें जो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उनकी कब्रों में मिलती हैं। और बहुत सारे कब्रों के अंदर बहुत सारे कमरे बनाए हुए हमें मिलते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। हम देखते हैं कि जहाँ पे भी शवादान जो है कि भाई मृत्यु के बाद में शव का जो निस्तारण किया जाता है या दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उनमें सबसे जो महंगी जो पद्धति है वो मिस्र में देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि मिस्र के पिरामिडों के अंदर बहुत सारा खजाना, आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मिस्र के पिरामिडों में खजाना ढूंढते हैं, राजाओं के उन कब्रों को ढूंढते हैं और उन कब्रों के साथ साथ जो खजाना छुपाया हुआ है उनको ढूंढते हैं। तो देखते हैं ये परंपरा जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? मिस्र के अंदर देखने को मिलती है, जो लगभग आज से कितने साल पुरानी है? 500 साल पुरानी है या 3000 ईसा पूर्व की घटना है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और इसके बाद अपन शुरू करेंगे अगला अध्याय। धन्यवाद।